कर रहे थे हम लोग वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th है, डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। और ये सारी तैयारियां इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के अंडर में होते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग कर रहे थे नीट 2024 फिजिक्स T3 बुकलेट के क्वेश्चन कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और आज उसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 33 करने जा रहे हैं। ये 33 क्वेश्चन, ये एक फिगर दे रखा और ये दे रखा है। मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है। A thin spherical shell is charged by some source. The potential difference between the 2 points C and P in potential shown in the figure is, यानी C एक स्फेरिकल बॉडी है, थिन होलो स्फेरिकल बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा यहाँ पे सेंटर पे C पे और इस P पे, इन दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा। ये इसका चॉइस दे रखा, ये चॉइस दे रखा 0.5 10⁵, दूसरा 0, तीसरा 3 × 10⁵, तीसरा दे रखा 1 × 10⁵ वोल्ट। ये इसका दे रखा है कि पोटेंशियल जो सेंटर पे है और सरफेस पे P पॉइंट पे है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये है सवाल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक तो डेफिनेशन होता वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक डेफिनेशन है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक दूसरा जो डेफिनेशन है वो है नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम लोग इस स्फेरिकल होलो स्फेरिकल पे बॉडी पे अगर चार्ज रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। इस चार्ज स्फेरिकल बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे अगर निकालना चाहते हैं, मान लो हम लोग यहाँ पे कहीं पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो तरीका दे रखा है कि यहाँ पे जो है इस चार्ज का, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज को गॉस थ्योरम के हिसाब से इस पूरे चार्ज को इंक्लोज कर लेंगे। तो एक हम लोग बना लेंगे गॉसियन सरफेस, ये इस तरह से स्फेरिकल बना लेंगे जो इसको चारों तरफ से घेर लेगा। कोई भी इमेजिनरी स्फीयर बना लेंगे जो इस पूरे चार्ज को घेर लेगा। ठीक है, स्फेरिकल बॉडी को घेर लेगा। अब यहाँ से अगर यहाँ पे हम लोग चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो हमारा एक तरीका निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो भी है, मान लो ये EA है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है EB है, एक यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे चार्ज को, टेस्ट चार्ज हम लोग पे टेस्ट चार्ज लेते हैं, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, तो ये इस चार्ज के अगेंस्ट में लेके आए, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो हम इसके अगेंस्ट में लेके आते हैं, तो वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ेगा। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो वर्क डन करेंगे, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी जितना वर्क डन करते हैं वो उस चार्ज में उतना पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो एक दो डेफिनेशन ये है, और एक बताते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ से लेके आते हैं, इसका सेंटर ये है और यहाँ से इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं ये स्मॉल r है, और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस जो है ना कैपिटल R ले लेते हैं। इस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है। जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो जो वर्क डन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, cos थीटा आता है, इसका आता है, तो ये हमारा आता है वर्क डन। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स को हटा के इलेक्ट्रिक फील्ड
पर यूनिट टेस्ट चार्ज इंटू डी आर, ये वर्क डन लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ई डी क्यू, ठीक है। वर्क डन को, फोर्स को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं तो E इंटू क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टेस्ट चार्ज इंटू डी आर लेते हैं। अब जो पोटेंशियल होता है dV जो होगा dW अपॉन क्यू नॉट, यानी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज देयर, तो इस तरह से होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E क्यू नॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट, ये कैंसिल हो जाता है और ये dV जो होता है ये E इंटू डी आर हो जाता है। ये नेगेटिव इसलिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ये यहाँ पे नेगेटिव आता है, इसलिए लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, लेकिन जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनवर्ड होता है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए हम लोग नेगेटिव लेते हैं। एक तो तरीका ये है, लेकिन यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब थोड़ा आ गया है तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, लेकिन माइनस में, क्योंकि अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट छोटा है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बड़ा था, तो फाइनल माइनस इनिशियल, उसके हिसाब से भी हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो ये आ जाता है dV इज इक्वल टू E इंटू डी आर। नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ से अब क्या हुआ कि एक चार्ज को जब यहाँ से यहाँ तक लाया तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन एक मान लो यहाँ से इन्फिनिटी से लेके एक सर्टेन डिस्टेंस तक यहाँ तक लाते हैं, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है, ठीक है, जो सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो कितना चेंज इन पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग जो चेंज इन पोटेंशियल होगा ये dV इज इक्वल टू नेगेटिव E डी आर है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। V इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग dV फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन डिस्टेंस r माइनस E डी आर, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं इंफिनिटी टू E r, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इंफिनिटी से लेके यहाँ तक लेके आते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे लेते हैं के क्यू अपॉन स्क्वायर डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फाइनली जो देगा हमारा के क्यू अपॉन आर, ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। ये इंटीग्रेट करेंगे पूरा, यहाँ लिमिट लगाकर ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा के क्यू अपन आर आ जाएगा। ये आर ए पॉइंट यहाँ पे, यानी ये जो चार्ज है, इस चार्ज से जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसके सेंटर से कितना दूरी पे है, ठीक है। ये आर हो गया, ठीक। ये जो आर है और ये जो पोटेंशियल है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्या मतलब हुआ, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जितना ज़्यादा R होगा पोटेंशियल कम होगा, लेकिन जब हम इस बॉडी को इधर लेके आएंगे तो R घटता जाएगा। जैसे ये यहाँ से यहाँ लाया था तो ये भी R था, अब इसको और करीब लेके आते हैं तो R कम होता जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, R कम होता जाएगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो जैसे इससे R छोटा होता जाएगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा V का। अब ये जो पोजीशन है, यहाँ से कोई चार्ज को यहाँ ला के रखते हैं तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R, यानी ये जो सरफेस है सेंटर से R के डिस्टेंस है, ठीक है। सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, ये यहाँ हो गया इसका R, इसके यहाँ पे पोटेंशियल हो गया, सरफेस पे जो पोटेंशियल था के क्यू अपन R होता है, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है मैक्सिमम। R यहाँ से अब नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो अंदर होल के अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मान लो एक पॉइंट हम लोग यहाँ सेलेक्ट करते हैं P, ठीक है, P या Q ले लेते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसके यहाँ पे जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस कोई भी चार्ज नहीं है। गॉसियन थ्योरम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज इन इट, यानी कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज इन इट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। लेकिन जब चार्ज जीरो है, इसके अंदर
इनक्लोज कर रहे थे, इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इनसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल तो जीरो नहीं होता, फिर होता कितना पोटेंशियल, उसको हम बताने जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? यहां तक बात समझ में आई? क्या बताया कि जब भी कभी मैं इसको यहां तक की बात को समरी करूंगा फिर मिटाऊंगा, आगे बताऊंगा। क्या बताया कि एक अगर होलो स्फीयर पे चार्ज रखते हैं तो उसके बाहर कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके निकालते हैं। छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट मैंने इस पे पूरा ड्राइव करके मैंने अपने YouTube चैनल पे जाके डाल रखा है। आप जाके देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का नाम है और पूरा उसमें हमने स्फीयर के स्फेरिकल चार्ट पे होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और शीट्स वगैरह सब पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होगा उन सब का ड्राइव करके मैंने वहाँ डाल रखा है। उसके बेस पे क्वेश्चन भी करा रखा है। तो वो बच्चे जो लोग नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले दिन में तैयारी करेंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जाके पढ़े। खासकर वो लोग जो ड्रॉप कर चुके हैं या वो लोग जो तैयारी में लगे हुए नीट जेईई की अगर चाहते हैं तो वहाँ पे जाके पूरा कंप्लीट हमारा ड्राइव है, आप देख सकते हैं। वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। पूरा डिटेल कंप्लीट देखिएगा तभी मज़ा आएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आंसर जो है ना बहुत ही मज़ेदार आंसर है इसका। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आंसर क्या। वैसे बहुत लोगों को पता भी होगा आंसर, लेकिन क्यों वो आंसर है वो एक बहुत खास बात है। कितनी बात सुन रही, यहाँ तक नोट कर लिए। तो हम यहाँ पे समराइज कर रहे थे कि कोई भी होलो स्फीयर होता है उस पर चार्ज होता है तो उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है Q/R होता है। वहाँ पे पोटेंशियल जो ना डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम लोग पॉइंट को जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं अगर उसको करीब लेते जाएंगे, सरफेस की तरफ लेते जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। सरफेस पे आके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और कितना होगा, तो पहले हमने बताया कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसलिए कि गॉस थ्योरम के हिसाब से किसी भी इरेगुलर या जो कूलम्स लॉ को ओबे नहीं करता, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए है, लेकिन जब भी कभी चार्ज किसी दूसरे शेप के बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस पे हम लोग कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पे लोग गॉस थ्योरम से ही यूज़ करके और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो बताया क्या कि जब इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जो है चूंकि चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो भी जीरो होगा या फिर कुछ और वैल्यू होगा, वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहां तक बात में मिटा दो इसे। ओके, अब यहां पे क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यहां पे इनसाइड द स्फीयर क्या है, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां पे जो है dV/dr इज इक्वल टू E के बराबर होता है। dV/dr इज इक्वल टू E के बराबर होता है। और इसका जो वैल्यू है E का वैल्यू यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर कितना है, E का वैल्यू जीरो है। इसका मतलब यह कि dV/dr इज इक्वल टू जीरो। यही तो लिखेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग जानते हैं जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसी कांस्टेंट टर्म का, जैसे ये कांस्टेंट टर्म है, इसका हम लोग d/dx करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है तो कितना वैल्यू होगा, जीरो। लेकिन ये एक कांस्टेंट है, इसका चेंज नहीं हो सकता है, ना वैल्यू घट सकता है ना इसका वैल्यू बढ़ सकता है। अगर हम लोग x के रेफरेंस में x के रिस्पेक्ट पे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तो कांस्टेंट है ना, बढ़ सकता है किसी के रेफरेंस में, तो इसका डिफरेंशिएट वैल्यू आता है। इसका यहाँ पे dV/dr यानी पोटेंशियल जो है r के रेस्पेक्ट में कितना चेंज होगा उसका वैल्यू जीरो दे रखा है। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तभी तो डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। इसका मतलब यहाँ दिस इंप्लाइज दैट V इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द जीरो वैल्यू। ठीक,
क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना कांस्टेंट है, इसका एक वैल्यू है और वो वही वैल्यू रहेगा। और कितना वैल्यू, जैसे किसी लिमिट का किसी चीज, अब जब वैल्यू होता है जैसे मैक्सिमम वैल्यू टर्म का, जैसे मान लो ये x है, ये मैक्सिमम है तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो मैक्सिमम को, तो ये भी जीरो हो जाता है, ये ठीक है, डी भी जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये इससे अब ज्यादा आगे जा सकता है। ठीक, तो क्या बताया कि या तो कांस्टेंट टर्म उसका वैल्यू जीरो हो जाता है या मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंशिएट करते हैं तो जीरो होता है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट है, और पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, जो इसके सरफेस पे है, क्योंकि पूरे स्फीयर का सरफेस है उस पे जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसका मतलब ये है कि होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होगा जितना के सरफेस पे है। क्लियर? कितनी बात समझ में आ रही सबको ये बात समझ में कि इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो सरफेस पे होता है, तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही उसके अंदर हर पॉइंट पे मिलेगा। तो सरफेस का पोटेंशियल कितना, अभी हम लोग लिखा था V इज इक्वल टू के कैपिटल R, ये सरफेस का था, यानी यहाँ पे जो P पे पोटेंशियल और पे पोटेंशियल भी यही होगा, C पे भी पोटेंशियल, तो VC माइनस VP यानी पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, ये KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस होगा C एंड P के बीच में वो जीरो होगा, और इस का आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। कितनी बात समझ में, कितना समझ में आई ये? हमने इसको थोड़ा सा डिटेल करके बताया इसलिए कि पोटेंशियल जो आमतौर पे अंदर में, बाहर का तो समझ में आता है, लेकिन होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे होता है ये बात समझ में नहीं आती, और ये इसी को हम लोगों ने हाईलाइट करके ये बताया है कि कभी कभी किसी कांस्टेंट टर्म को या मैक्सिमम वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो होता है, और इसलिए यहाँ पे जो अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जीरो दे रहा है, और कांस्टेंट का मतलब या मैक्सिमम के बराबर होगा, मैक्सिमम कितना, इसके सरफेस के बराबर होगा। ठीक है, ये जो अब देखते हैं क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है KQ अपन R, यहाँ पे KQ अपन R, जैसे मैं कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे उतना ही होगा, यहाँ पे कितना होगा उतना ही होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे सब जगह सरफेस तक, सेंटर से लेकर सरफेस तक हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा, वो होगा KQ अपन कैपिटल R के बराबर होगा। अब इसके आगे जाएंगे तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज करने लगेगा। अगर हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें, ये मैं मिटाता हूँ यहाँ पे, अगर हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं, तो ये सेंटर से, ये सेंटर पे है, सेंटर पे पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे सरफेस पे आने के बाद, ये यहाँ पे R तक आने के बाद, इसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो इसका पोटेंशियल कम होने लगेगा, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ये इनिशियल पॉइंट है, यानी सेंटर पे पोटेंशियल जितना होगा वो कांस्टेंट रहेगा सरफेस तक, तो सरफेस के बाद जब बाहर निकलेंगे तो पोटेंशियल घटने लगता है, तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होलो स्फीयर पे जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर आते रहता है, अक्सर आते रहता है, बहुत ही कॉमन सवाल है, तो ये है ये, और इसका ग्राफ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ कैसा होता है, तो ये इसका पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, इसमें ये जो वैल्यू दे रखा है ये जस्ट समझाने के लिए, और बाकी तो यही है। कितनी बात में ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इस तरह के एजुकेशनल भी अगर चाहते हैं कि आप और भी बहुत सारे
इस चैप्टर से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें हमने बना के अपने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप लोग वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। वो लोग जो लोग ड्रॉपर हैं या 12th 11th 12th में वो तो कर ही ले, लेकिन साथ ही वो बच्चे जो 8 9 10 में जो आने वाले दिनों में मेडिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम कंसेप्ट के साथ साथ गाइडलाइन भी देंगे। यानी हम तो इस तरह से कंटेंट देते ही देते हैं और आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप जाके एक बार चेक करके देखिए। साथ ही इसके हम लोग गाइडलाइन भी देते रहे, कैसी प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, ताकि आप टाइम पे अपने सही काम को कर सके। ओके, थैंक यू।